Hello guys, welcome to the video. Today we are going to be discussing about a very highly discussed stock that is Geo Finance. Okay, so start करते हैं बेसिकली सबसे पहले हम इसके जस्ट मिनट ओके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो अभी जो रेट चल रहा है पर शेयर वो चल रहा है 296.95। तो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। यहाँ पे हम सारा का सारा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड जब हम डिस्कस करेंगे इसकी टेक्निकल एनालिसिस पे तो हम चले जाएंगे वापस ट्रेडिंग व्यू पे एज ऑलवेज जो हम डिस्कशन करते हुए आए हैं। तो एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है, डेरिवेटिव स्टॉक है, फ्यूचर ऑप्शन दोनों में है। बहुत सारे लोगों के पास होल्ड है। अभी अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में फंस गया है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या निकाल देना चाहिए। तो एक मैं अपना ओपिनियन जो है यहाँ पे एक दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले जो भी आप डिसीजन लें, टॉक टू ए फाइनेंशियल एडवाइजर। देन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एज वी डिस्कस्ड, रेट 296.95 जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 4.65 रुपीज ऊपर है, जो कि 1.59% है। ओके। देन अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 188,656 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि ये जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है वो लार्ज कैप शेयर्स में आता है। अभी हम बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो आने वाले टाइम में स्प्लिट होने की संभावना इसमें है। ओके। बुक वैल्यू की बात करें वो है 215.87। इसका मतलब ये है कि अगर इन केस किसी दिन लेट सपोज ये कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर्स के पास 215.87 रुपीज आएंगे। ओके। तो अगर हम इसके आगे देखें तो इसका जो बीटा है वो है 1.67 का। इसका मतलब ये है अगर निफ्टी 100 रुपीज मूव करता है तो ये, सॉरी, अगर निफ्टी 1% मूव करता है तो ये शेयर 1.67% मूव करेगा। देन फेस वैल्यू ठीक है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लार्ज कैप शेयर है तो सेफ रहता है। कंपनी रिलायंस है, रिलायंस का जो है सब्सिडरी है। तो ये भी जो है एक प्लस पॉइंट इसके लिए बन जाता है। कैपिटल इंटेंसिव बेसिकली इसका सेक्टर है फाइनेंस। ओके। अगर हम बात करें आगे क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए तो हम देखते हैं। ओके, इसका सेक्टर का पीई है 1216.03। देन इसका एक बारी हम पढ़ लेते हैं डेटा फाइनेंशियल्स। अगर हम देखें इसके, हम ओवरव्यू में जाते हैं तो 2023 के बाद से इसका डेटा हमारे पास है। 2023 में कंपनी ने 41.63 करोड़ का बिजनेस किया था। 2024 में 1853.88 करोड़ का, एंड अब इसने 2025 में 2042.91 करोड़ का जो है बिजनेस किया है, जो कि ग्रोइंग है, अच्छी बात है। बट एज वी ऑल से, जब भी हम रिवेन्यू की बात करते हैं दैट इज अ हिडन ट्रूथ। आप सिर्फ रिवेन्यू के बिहाफ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि जब इसकी बुक देखेंगे, अगर किसी भी कंपनी का रिवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर कंपनी पे डेट भी बढ़ता जा रहा है तो कंपनी प्रॉफिट में आने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे अगर हम बात करें तो कंपनी ने 2024 में 1604 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो 2025 में 1612 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी अपने आप को प्रॉफिट के मामले में ग्रो नहीं कर पाई। ओके। इसके एक बारी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं तो पता चलेगा 47.12% जो है वो बेसिकली प्रमोटर्स के पास है। एफआईआई के पास 11.84%, बहुत बढ़िया। 14.97% डीआईआई के पास है, डीआईआई इन्वॉल्व है इसमें। पब्लिक के पास 21.67 एंड अदर्स वुड बी 4.39। जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऐसे पैटर्न पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये
प्लस पॉइंट हमेशा रहता है एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट, डीआई का इन्वॉल्वमेंट, और प्रमोटर के पास भी 47% है। प्लेज बिल्कुल भी नहीं किया है इसने अपने, किसी भी शेयर को प्लेज नहीं किया है प्रमोटर ने। तो अभी तक अगर हम बात करें इसके बिहाफ पे, तो इस पे होल्डिंग पे प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोलिंग पैटर्न में ओके है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट ठीक है, इन्वेस्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए थी, इन्वेस्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज कैप स्टॉक है, इन्वेस्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सिनेरियो बन रहा था हमारा, हमने देखा था मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप, ओके। रिलायंस का नाम है कंपनी में, रिलायंस जियो। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, बट एक चीज ऐसी है जो कि आपको ये बताती है कि क्या अभी वो समय है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कैश फ्लो का चार्ट। कैश फ्लो में तीन डिटेल होती है, एक होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है आपका जो कोर बिजनेस से आ रहा होता है। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो, ओके। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें, मार्च में कंपनी ने कोर बिजनेस जो इसका है उससे 2054 करोड़ का जो है रेवेन्यू किया था। कैश फ्लो इतना आया था। मार्च में जो माइनस हुआ 677 करोड़ रुपीज निगेटिव हो गया, और अब मार्च 2025 में, एक साल बाद, 10,083 करोड़ का कंपनी का लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो जितने भी हमने अभी तक बातें करी, इन्वेस्टेबल है या नहीं है, ये डेटा पढ़ के समझ में आ रहा है कि अभी इसमें जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क बहुत ज़्यादा हमारा हो जा रहा है। तो आप इसको जो है फिलहाल इन्वेस्टेबल सोच के भी अगर चलें, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा रुकना ही ठीक है। ओके। तो अगर कोई नया पर्सन इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो फिलहाल इसी के सेक्टर का कोई दूसरा स्टॉक देख के उसका एक बार एनालिसिस कर ले। मेरी तरफ से तो फिलहाल अभी लॉन्ग टर्म विजन के साथ दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ठीक है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी मस्ट बी पॉजिटिव। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर प्लस नहीं है तो ये दिक्कत करेगा, शेयर और नीचे जा सकता है। चलो, तो बेसिकली ये तो हो गया हमारा सारा का सारा कैश फ्लो। अब जो स्विंग ट्रेडर हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम चार्ट में जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड टूल्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऑल। तो दिस इज अ डेली चार्ट। वन कैंडल इज शोइंग 1 डे। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, दीज बॉक्सेस आर स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली। लाइन लाइन भी काम करती हैं, बट बॉक्सेस ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। तो जब भी बॉक्सेस में, इन यू इन केस यू जस्ट फाइंड द कंफर्मेशन, हाई क्वांटिटी पे एंट्री कर सकते हैं, बट लाइंस में आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ओके। तो कुछ रेजिस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं अपर साइड पे। 316 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 332 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, 340 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 284 पे एक सपोर्ट है। उसके नीचे 259 पे एक सपोर्ट है। ओके, एक सपोर्ट यहाँ भी है, आई हैव मिस्ड इट। तो इसको हम लगा देते हैं इस तरीके से। जितने भी सारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं वो सारी लाइन चार्ट में बनी हुई हैं, तो मे बी विक्स वगैरह ऊपर नीचे दिखेंगी, कुछ कैंडल्स ऊपर नीचे दिखेंगी, बट दिस इज ऑल अबाउट कोई इन्वेस्टर किस तरीके से सोचता है या स्विंग वाला किस तरीके से सोचता है। तो क्लोजिंग बेस पे मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू ट्रेड। तो बेसिकली अगर हम आगे चलें तो क्या दिखाई देता है, ये नज़र आता है कि इसका जो ट्रेंड है ये यहाँ से चेंज हुआ है। पहले बेसिकली ये डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका डेली चार्ट में। डाउन ट्रेंड को आप कैसे पता लगा सकते हैं? डाउन ट्रेंड पता लगाने का बड़ा सिंपल तरीका है, लोअर हाईज और लोअर लोज फॉर्मेशन हो रहे हो। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया था डाउन ट्रेंड, जो इंटेंस डाउन ट्रेंड था यहाँ तक चला पूरा। यहाँ चलने के बाद इसने अपने स्विंग को बेसिकली
अपने पैटर्न को बदला और उसके बाद ही हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाया, तो जो कि वापस से कन्वर्ट हो गया अपना अप ट्रेंड में। लेकिन इसके बाद यहाँ पर से इसने दोबारा से एक छोटे टाइम फ्रेम में, छोटा तो नहीं मतलब एक रेंज के बाद इसने अपना ट्रेंड जो है वापस चेंज करके ये डाउन साइड आ गया, बट इसका स्लोप जो है नीचे आने का वो कंपैरेटिवली कम है पहले से। तो पहले से थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, बट फिर भी अगर हम बात करें एंट्रीज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये कुछ ट्रेंड लाइंस बनाई हुई हैं। तो अगर मैं इन ट्रेंड लाइन को हटा भी दूं, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे होते हैं अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल, तो ओनली हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं, चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। एक लेवल ये बन रहा है जहाँ पे आप बाई कर सकते हो, 280, 85, 86 के आसपास यहाँ पर एक बार ये बाई का प्लान कर सकते हो। बट आप बाई करोगे कब, जब आपको कैंडल कंफर्मेशन मिले एंड स्टॉप लॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट टू बी प्लेस्ड। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक किया नीचे तो फिर लाइंस ही हैं, अगर अगला बॉक्स पता नहीं नीचे दिख भी नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है, एक बारी यहाँ पर कहीं मिले, इस जोन पे 285 के आसपास कहीं मिले नीचे पर को आके, यहाँ पे जो बायर हैं इनके एसएल खाए, एसएल खाने के बाद एक बूस्ट अप और ऊपर कहीं क्लोज करे तो एक कैंडल कंफर्मेशन होएगी। उसके ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करेगी, वहां पे एंट्री कर सकते हैं उसी कैंडल जो कंफर्मेशन किया उसके लो को स्टॉप लॉस लेते हुए। एंड द टारगेट्स विल बी, फर्स्ट इज 315, second is 332 and the third is 342. One thing that has to be remembered कि बॉक्सेस हैं हाई, ज़्यादा स्टेक्स आप डाल सकते हो, बट एक चीज ये रहेगी कि रेंज फिलहाल आप देखो 284 से 320 की, ये रेंज पे ही काम होगा। अभी हम, क्योंकि हमने जस्ट अभी एक फंडामेंटल एनालिसिस इसमें किया है, तो ये इन्वेस्टेबल नहीं दिख रहा है बट ट्रेडेबल है। क्योंकि इस पे भी अगर मैं बात करूं, ऑप्शंस में भी है ये, फ्यूचर में भी है। तो अगर हैज करके अगर चलना चाहो तो यहाँ पे कहीं पे मिले फ्यूचर बाय करके और एक साथ में पुट लेके आप हैज करके चल सकते हो, बट आफ्टर द कंफर्मेशन। तो अभी वापस वही सवाल है, जिनके पास स्टॉक्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है, जिनके पास अभी स्टॉक्स हैं, अगर ऊपर कहीं हाई लेवल पे आ, उन्होंने परचेज किया हुआ है उसको और लॉस में चल रहे हैं, तो ये जो जोन्स मार्क किए हुए हैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा ऐड करते हुए चलें और एवरेज करते हुए चलें। एवरेज करने के साथ साथ आप जब एवरेज की हुई क्वांटिटी से आपको प्रॉफिट आता रहेगा, तो उतनी क्वांटिटी से प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा कि आपकी एवरेजिंग थोड़ा नीचे की तरफ होती चली जाए। और इस स्टॉक में ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि आपने अपना सारा अमाउंट इसी स्टॉक में डाल दिया, ये फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा इसका फंडामेंटल एनालिसिस में जो कैश फ्लो है कोर एक्टिविटी से वो निगेटिव है। चलो कुछ दो तीन बातें और रह गई हैं इसके बीच में। तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ एनालिसिस बेसिकली किए हैं, नोट्स वगैरह रेडी किए हैं, तो उनके हिसाब से मॉर्गन स्टैनले ने ये बोला है कि इसका बिजनेस आउटलुक अभी जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने इसमें एक ग्रीन सिग्नल दिया है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो अब धीरे धीरे ये कैश जनरेट करेगा, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। ओके, तो अभी इसने अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह, एसआईपी वगैरह बहुत सारे निकाले हैं, प्लान एक्सपेंड करने का है। तो उसके बिहाफ पे देखा जाए तो आप प्लान कर रहे हो तो छोटी क्वांटिटी से ही प्लान करना, जब तक कैश फ्लो ठीक नहीं होता है। जब एक बारी कैश फ्लो ठीक हो गया तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, रिस्क एपेटाइट हमारा जो है उसको मेंटेन करते हुए फिर हम इसमें जो है स्टेक्स बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए फॉर ट्रेडर्स ये लेवल्स, स्पेक्युलेटर के लिए कुछ थ्योरीज हैं जिनमें हम डिस्कस करते हैं, इंट्राडे के लिए तो उन थ्योरीज पे काम करें। बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना, इसका मतलब 284 से लेके 313 के बीच में कहीं भी अगर आपका बाई या सेल करने का प्लान है स्विंग के लिए, तो स्किप की कर दीजिएगा उस चीज़ को, क्योंकि लेवल्स के अलावा कहीं भी ट्रेड अगर आप करोगे सो वो आपके सेंटिमेंट को खराब कर देगा, रिस्क रिवॉर्ड को खराब कर देगा।
बाकी इन केस आपका कोई भी डाउट बनता है इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर वापस आफ्टर 7 डेज किसी एक अच्छे स्टॉक को लेकर दोबारा आएंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।